जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम का एक मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वह है वैल्यू एडेड मेथड। यह हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मेथड 3 है किसी भी इनकम एग्रीगेट को मेजरमेंट करने के लिए। तो मेथड चाहे जितने हो, वैल्यू आपको सेम मिलेगा। इसी सिलसिले में आज हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा हम लोग मेथड पढ़ेंगे। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए या किसी भी इनकम एग्रीगेट को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल, हम लोग दूसरा मेथड आज सीखेंगे कि दूसरे मेथड से कैसे हम इसका मेजरमेंट करेंगे। आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे। तो यहां पर देखिए, मैंने कहा लिखा हुआ है इनकम मेथड और इसी को कहते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड, और इसका तीसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। चाहे आप जो कहें। अब सीधी सी बात है कि इस मेथड के हिसाब से जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और इस क्लास तक आते आते हम लोग सीख चुके हैं कि कुल 4 फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं, जो भी वो काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में लोग जो उनको पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनको पेमेंट मिलना ही चाहिए। तो वो जो पेमेंट वो रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, चारों फैक्टर्स, वही उनका इनकम होगा। इसको हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं। इसी सिलसिले में हम इन्हीं 4 फैक्टर्स के इनकम को जोड़ लेंगे। अब ये 4 फैक्टर्स कहां कहां काम कर रहे हैं भाई? ये 4 फैक्टर्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर काम कर रहे हैं। और 1 साल तक जो भी उन लोगों ने अपने फैक्टर सर्विसेज के माध्यम से इनकम प्राप्त किया, जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, वो हम जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ देते हैं हम, बस ये आपका हो जाता है डोमेस्टिक इनकम। तो दूसरी बात पता ये चला कि इस मेथड के माध्यम से 8 इनकम एग्रीगेट में से जो आपको इनकम एग्रीगेट का पता चलेगा, वो है आपका एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। सबसे पहले ये मिलेगा और इसी के सहारे हम बाकी 7 तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी कंट्री के किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जितने भी फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। और चारों फैक्टर्स ने जो भी प्राप्त किया है वो उनका इनकम है। वो 1 साल के इनकम को यदि जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका डोमेस्टिक इनकम होगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। बस इसी को हम फैक्टर वाइज कैलकुलेट करेंगे और तब पता चल जाएगा कि किसकी कितनी इनकम है। चलिए अब उठाते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें 4 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर का हम लोग जो जिक्र करते हैं, ठीक है ना। अब वो जो फैक्टर है लेबर है, प्रैक्टिकली लेबरर कहा जाता है। तो देखिए, लेबर है पहला फैक्टर। तो लेबर क्या करेगा? लेबर अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देगा, यानी प्रोड्यूसर उसको हायर करेगा काम के लिए, उससे काम लेगा। कैसा काम लेगा? प्रोडक्टिव सर्विसेज, ऐसा वैसा फालतू काम नहीं, यानी उससे कुछ वैल्यू एड हो सके वो काम करेगा।
तो निश्चित तौर से वो फ्री में तो काम करेगा नहीं ना भाई, क्योंकि वो अपनी चाहे मानसिक ताकत चाहे शारीरिक ताकत या दोनों का जब इस्तेमाल करेगा किसी और के लिए, तो जो उसकी एनर्जी खर्च होगी उसके बदले में निश्चित तौर से उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो कौन करेगा? जो उसका इस्तेमाल करेगा। तो इस्तेमाल कौन करेगा भाई? एम्प्लॉयर करेगा, यानी प्रोड्यूसर करेगा, क्योंकि वही इनको हायर कर रहा है। तो जो एनर्जी चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो खर्च कर रहा है कौन? एक लेबर। तो इसके बदले में निश्चित तौर से जो एम्प्लॉयर है जो इनको हायर किया है निश्चित तौर से कंपनसेट करेगा ताकि उसकी एनर्जी लेवल फिर मेंटेन रहे। तो जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज कहते हैं, है ना। और एम्प्लॉइज को हायर कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। तो एम्प्लॉयर जब हायर करेगा उनसे काम लेगा तो काम के बदले में उन्हें कुछ देगा, यानी कंपनसेट करेगा। इसीलिए इस इनकम का, किस इनकम का? लेबर की इनकम का नाम, पहला फैक्टर इनकम का नाम हो जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये आपका हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं काम करता है तो जिसके लिए वो काम करता है वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉयर किस किस रूप में कंपनसेट करेगा, यानी उसके काम के बदले में जो उसकी मजदूरी होगी, वेजेज होगा, सैलरी होगा, तो वो किस किस रूप में देगा? देगा तो जरूर। देखते हैं कैसे कैसे वो प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे वो प्राप्त करेगा, जिस जिस रूप में प्राप्त करेगा ना, वही इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको शॉर्ट में COE कहते हैं, कि फॉर्म्स बन जाएंगे। तो तीन तरह से प्राप्त कर सकता है। तीन को हमने दो भागों में बांट दिया था, ए और बी, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला यह है कि अगर वो कैश के रूप में, कैश के रूप में अगर वो प्राप्त करता है, सीधी सी बात है, तो कैश के रूप में प्राप्त करेगा ना क्या चीज? वही अपनी मजदूरी, वही सैलरी, वही वेजेस। तो पहला पार्ट बन जाता है किसका? कंपनसेशन एम्प्लॉइज का। ठीक है ना। कैसे, क्या कहते हैं? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो वेज एंड सैलरी इन कैश पहला बन गया किसका? कंपनसेशन एम्प्लॉइज का। फर्स्ट पार्ट हो गया वेज एंड सैलरी इन कैश। इसका मतलब क्या? कि कैश के रूप में सीधे, इसका मतलब सीधे नोट का या सिक्का के रूप में जो उसको दे देता है, भाई आपने काम किया, ये आपका पैसा हुआ। तो उसने जो प्राप्त किया कैश के रूप में, तो इसका पहला फॉर्म बन जाता है क्या? वेज एंड सैलरी इन कैश। कैश के रूप में प्राप्त कर लिया, कुछ अमाउंट प्राप्त कर लिया, चलिए भाई आपने यहां पर लिख लिया। ये भी होता है, हो सकता है कि भाई उसको अगर बीमार पड़ा या उसके घर के कोई मेंबर बीमार पड़ा और उसकी दवा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो वो कंपनी या वो एम्प्लॉयर अगर उसका इलाज कराता है या उसके बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करता है, उसकी फीस वगैरह देता है या उसके ड्रेसेज की, उसकी बुक के लिए व्यवस्था करता है, तो भाई वो भी तो फ्री में नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉयर है, वो काम कर रहा है उसके लिए। किसके लिए? जो एम्प्लॉय है उसके लिए काम कर रहा है, तो इसलिए ना वो उसका इलाज करवा रहा है। तो उसने सीधे डॉक्टर बुला दिया, भाई देख लो इसका, इसके मेंबर का किसी को बुखार है या तबीयत खराब है, उस डॉक्टर यार देख लेते। डॉक्टर को तो फीस देगा ना, कौन देगा? मालिक देगा, नहीं एम्प्लॉयर देगा। तो एम्प्लॉयर दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को, जो उसके यहां काम कर रहा है। ठीक है ना। तो काम अगर नहीं करता तो क्या उसको पेमेंट ये काम करता? क्या उसके बच्चे का इलाज कराता? क्या उसके पत्नी का इलाज कराता? नहीं। उसके बच्चे की फीस देता? नहीं। तो वो तब दे रहा है एम्प्लॉयर उसको, क्योंकि वो व्यक्ति यानी एम्प्लॉय उसके यहां काम कर रहा है, लेकिन वो कैश के रूप में नहीं दे रहा है।
अदर देन कैश। बात समझ आ गया? नहीं, उसके डॉक्टर भेज करके इलाज करवा रहा है, बच्चे के लिए बुक्स दे दे रहा है, तो ये क्या हो गया? कैश में नहीं, काइंड्स में कहते हैं। ये दूसरे रूप में भी उसको कंपनसेट किया, उसको पेमेंट दिया, ठीक है ना, उसके काम के बदले में। तब ये दूसरी कैटेगरी बन जाती है कि वेज एंड सैलरी इन काइंड्स, यानी किसी और कैश ना देकर के कुछ भी अगर दे देता है, ये समझ जाइए, कुछ भी अगर दे देता है तो फ्री में नहीं दे रहा है भाई, वो काम कर रहा है व्यक्ति, इसलिए उसको मिल रहा है, तब उसका नाम दे दिए क्या? वेज एंड सैलरी इन काइंड। सीधी सी बात है कि कैश में देकर किसी और रूप में दे दिया तो ये दूसरा आपका बन गया। अब जो तीसरी कैटेगरी, अब ये दोनों तो मान लीजिए एक में हो गए, तीसरी कैटेगरी है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर। इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कुछ काम कर रहा है, अब उसको मान लीजिए कि 25 साल के एज में उसने उसको हायर कर लिया और कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है। चलिए भाई, काम कर रहा है, उसके बदले में उसको वेज और सैलरी मिल रही है, चाहे तो कैश में मिल रहा है या काइंड्स में, दोनों में मिल रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था। चलिए हो गया। करते करते मान लीजिए कि वो 60 साल तक काम किया, तो ऐसा माना जाता है कि 60 साल तक उसकी वर्किंग जो कैपेसिटी है, यानी काम करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही अच्छी है, तो सही ढंग से वो कंपनी को अपनी सेवा देगा, काम करेगा, अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को इस लेवल तक 60 साल तक रखते हैं लोग कि उसको सही रूप में एम्प्लॉयर इस्तेमाल कर सकता है, लोग ऐसा मानते हैं। चलिए ठीक है, तो 60 साल के बाद अब तो उसकी सर्विस नहीं लेंगे लोग, इसका मतलब वो 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। अब रिटायर हो गया भाई, अब मान के भी चले हैं कि एज के हिसाब से अब उसकी उतनी शारीरिक क्षमता नहीं रही, उतनी मानसिक क्षमता नहीं रही, तो अब तो वेज और सैलरी उसको मिलेगा नहीं ना, लेकिन उसका परिवार तो है, वो खुद तो है। तो ऐसे कंडीशन में अब वो कैसे जिंदा रहेगा, या इस संसार में कैसे उसका काम चलेगा, कैसे सरवाइव करेगा, क्या कैसे खाना खाएगा, दवा की जरूरत पड़ेगी कहां से लाएगा, इलाज कहां से कराएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तब ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉयर हेल्प करता है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है, व्यक्ति है, उस एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहा है, इसलिए सामाजिक तौर पे एम्प्लॉयर उनका हेल्प करता है। देखिए कैसे हेल्प करता है, तो उनको एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी किसकी सिक्योरिटी, किस चीज की सिक्योरिटी भाई? फ्यूचर की सिक्योरिटी, की फ्यूचर में आपका जीविका कैसे चलेगा। तो इसके लिए क्या करता है? इसके लिए ग्रेचुइटी का प्रोविजन कर सकता है, मतलब कि लंबे समय तक आपने काम किया है, इसलिए इसके बदले में इतना एक अमाउंट आपको हम रिटायर के बाद दे देंगे, आपके खाते में चला जाएगा। अब वो वेज और सैलरी जिस कैश के रूप में, काइंड्स के रूप में दिया, उससे इससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी हो गया। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था कर देगा। प्रोविडेंट फंड का एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, और ये सब कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर पर बार बार यहां पर जोर क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। अब मान लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी में ग्रेचुइटी के बाद अभी मैंने प्रोविडेंट फंड की बात की, यानी मैं पीएफ की बात की। चलिए ठीक है, तो अब प्रोविडेंट फंड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि हर तरह से उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉयर को 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है, ₹10,000, ठीक है ना, इतनी सैलरी उसको मिलती है। अब उस 10,000 को कैसे दे रहा है? तो वो क्या काम किया कि इसकी फ्यूचर में 60 साल के बाद जब रिटायर होगा, इसको परेशान न होने पाए, इसके परिवार का खर्चा, इसका खर्चा अच्छे से चलता रहे, कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे,
तो उसने क्या किया कि 10,000 में से 1,000 रुपया प्रोविडेंट फंड में वो जमा करा दिया। अब उसको कैश के रूप में 10,000 नहीं मिलेगा, ये 1,000 माइनस हो जाएगा, अब उसको मिलेगा 9,000 रुपया कैश के रूप में, जो वेज और सैलरी पहले 10,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा 9,000। तो ये 1,000 उसी के खाते में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये तो 10,000 उसको मिल गया। कैसे? 1,000 ये मिल गया और 9,000 ये, तो यानी 1,000 और प्लस 9,000 इज इक्वल टू 10,000। तो उसको 10,000 तो पूरा मिल गया, उसका कहीं लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसमें फिर एम्प्लॉयर कैसे उसको फायदा प्राप्त कराएगा। तो प्रोविडेंट फंड का नियम है कि ये 1,000 रुपया तो एम्प्लॉय के खाते से कट करके प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा हो गया। इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के खाते में जमा करेगा प्रोविडेंट फंड में। तो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया कितना? 1,000, और इसका कितना था? 1,000 पहले ही से था, तो अब क्या हो गया उसके पास? 2,000 हो गया भैया, और पहले ही से उसको कैश कितना दिया था? 9,000। तो इसका टोटल अमाउंट अब कितना हो गया? 11,000। यही तरीका होता है। तो ये 1,000 रुपया जो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, किसको? एम्प्लॉइज को, ये सोशल सिक्योरिटी फ्यूचर में सुरक्षित रहे, सही ढंग से जीविका चल सके उसके लिए, तो ये एक दूसरा उपाय है, प्रोविडेंट फंड के रूप में देता है, जिसे हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि फ्यूचर में ज्यादा संभावना होती है बीमार पड़ने की, ठीक है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक क्षमता जब कम होगा तो ऐसे में दिक्कतें आती है। तो उसने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी एम्प्लॉयर ने उसको दे दिया। तो प्रीमियम कौन जमा कर रहा है? एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। किसके बिहाफ ऑफ? एम्प्लॉइज के बिहाफ ऑफ। जो इसकी सैलरी तय हुई थी उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गया। समझ रहे हैं? इस तरह से ये जो आइटम, ये जो मद एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉइज को, उसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसी बहाने मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, बेनिफिट किसे कहते हैं। और ये ध्यान देना है, केवल एम्प्लॉयर का ही इसमें ऐड करेंगे, एम्प्लॉइज का नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। यही देख लीजिए कि उसकी सैलरी तो 10,000 है ना, यानी उसको कंपनसेट कितना किया गया? 10,000 किया गया, और उसी 10,000 में से एक भाग 1,000 निकाल दिए, बस में आ गया, तो उसी के खाते से निकला ना, तो उसके पास कितना बचा? 9,000, और ये हमने 1,000 जोड़ा तो हो गया कितना? 10,000। बस में आ गया। और अगर इसको हम अलग से जोड़ देंगे तब ये अमाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, ठीक है, तब ये 1,000 दो बार काउंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने यहां कैलकुलेशन बताया, क्या 1,000 एम्प्लॉइज के खाते से कट करके पीएफ में जमा हुआ, और प्लस 9,000 उसको कैश दिया, तो इसका 10 का 10 मेंटेन हो गया, और 1,000 फिर कौन दिया? एम्प्लॉयर ने दिया। इसीलिए अब इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 11,000। तो ये तीनों, वेज एंड सैलरी इन कैश और वेज एंड सैलरी इन काइंड्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, ये सभी पार्ट किसके हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि व्यवहारिक तौर से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, साथ साथ ये भी देखते जाएं, ठीक है, और फिर हम एक साथ फिर आ जाएंगे। तो यहां पर आपको अगर सीधी सी दे दिया क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मान लीजिए सीधी सी बात दे दिया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू ₹1,000, ठीक है, पहले दे दिया। इसका मतलब क्या कि अगर इसका अमाउंट पहले ही से 1,000 आपको दे दिया,
तो ऐसी कंडीशन में अगर इन तीनों में से किसी का भी अमाउंट दे देता है इसके बाद भी, तो आप खुद बताइए क्या फिर इसको इसमें जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि सर ऑलरेडी जब इसकी वैल्यू दिया है तो ये तीनों उसी के पार्ट है ना, इसलिए हम उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को लिखेंगे। साथ ही साथ लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूं ताकि कभी भी फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग ना होने पाए। तो आपने देख लिया क्या, ये पहला फैक्टर था इनकम। तो अब किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी इंप्लॉइज हैं, ठीक है ना, सबके इनकम को हमने जोड़ करके यहां रख दिया। अब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरे फैक्टर पर आते हैं यानी लैंड। ठीक है भाई, अब इसके इनकम को दो तरह से हम पढ़ते हैं, पहले को रेंट और दूसरा रॉयल्टी। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया आपका, लैंड आ गया। ठीक है ना। अब देखिए तो रेंट क्या, अब मान लीजिए किसी की जमीन या किसी की बिल्डिंग को आप हायर करते हैं, तो उसके मालिक को आप पेमेंट नहीं देंगे तो क्या वो बिल्डिंग आपको हायर करने देगा? नहीं ना। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्डिंग के मालिक को, जमीन के मालिक को, जो उस जमीन का, जो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे उसके बदले में जो पेमेंट देंगे उस मालिक का इनकम हो जाएगा, क्योंकि उस फैक्टर का मालिक वही है। तब उस इनकम को ही हम रेंट कहते हैं, सीधी सी बात है। आप प्रोडक्टिव पर्पज के लिए ही उसका जमीन, उसका मकान आपने इस्तेमाल किया है, इसलिए उसके बदले में आप पे करेंगे उस जमीन के मालिक को, उस बिल्डिंग के मालिक को। तो जो इनकम प्राप्त करेगा, जो पैसा प्राप्त करेगा, उसको रेंट कहते हैं। अब देखिए रॉयल्टी क्या होता है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सब सॉइल एसेट्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब सॉइल एसेट्स। सब सॉइल एसेट्स देखिए क्या है, जैसे जितनी भी आपके रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स से, मिनरल्स के, जमीन के अंदर, चाहे वो कोयला हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे ऑयल हो, तो भाई उस जमीन का कोई ना कोई तो मालिक होगा ना। ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्ट व्यवहारिक है, अर्थशास्त्र एकदम व्यवहारिक है। अब देखिए, तो मान लीजिए कि आप ही की जमीन है गांव में 1 बीघा, और पता ये चला कि उस 1 बीघे जमीन के अंदर कोयला भी है। ऐसे में आपने जमीन किसी को बेचा नहीं। अब मान लीजिए किसी को कोयला चाहिए, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अब वो कोयला निकालना चाहता है, यानी खोदना चाहता है, यानी माइनिंग करना चाहता है, इसी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसको ये अधिकार देंगे तो फ्री में नहीं देंगे कि भाई ठीक है खोद करके कोयला आप निकाल लो। तो जमीन आपका है, आपने पूरी जमीन उसको बेचा नहीं, दिया नहीं, बल्कि उससे जमीन से कोयला निकालने का अधिकार आपने दे दिया कुछ समय के लिए, कुछ अमाउंट का। तो उसके बदले में आप पेमेंट लेंगे जरूर। उसी पेमेंट को जो आप प्राप्त करेंगे वो आपका इनकम हो जाएगा, यदि उस जमीन के आप मालिक हो, और उसको कहते हैं क्या, रॉयल्टी कहते हैं। मान लीजिए मैं टीचर हूं और मैं इकोनॉमिक्स का बुक लिखा। मान लीजिए आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, सपोज, अब पता नहीं, और मैंने बुक लिख दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो भाई पब्लिशर को देंगे पब्लिश करने के लिए। तो पब्लिशर पब्लिश क्यों करेगा, क्योंकि उसको बेच करके मार्केट में इनकम प्राप्त करेगा, पैसा प्राप्त करेगा। तो क्या उसको हम फ्री में इसे दे देंगे? हमने बड़ी मेहनत से लिखा है भाई, बहुत दिमाग खर्च किया है, बहुत समय खर्च किया है, तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, जरूर चाहिए। तो वो कॉपीराइट है मेरी। अब इस्तेमाल करेगा कौन, पब्लिशर।
तो उसके बदले में वो हमें जो पे करेगा हमारा इनकम हो जाएगा, उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो चाहे सब्सॉइल एसेट्स हो, बात समझ आ गई, या कॉपीराइट हो, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है उसके बदले में उसके मालिक को पे करेगा तो वो उसका इनकम हो जाएगा, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। इसलिए रेंट एंड रॉयल्टी लिखा हुआ है। तो दूसरा फैक्टर का जो इनकम है वो हम लोगों ने विधिवत देख लिया। अब आते हैं तीसरा फैक्टर, कैपिटल। तो कैपिटल का जो मालिक है वो जो इनकम प्राप्त करेगा ना, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, हमने पैसा उधार दे दिया किसी प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर उसका इस्तेमाल करेगा अपने कंपनी में, गुड्स के प्रोडक्शन में, तो हम फ्री में थोड़ा दे देंगे। उस पैसे का इस्तेमाल करेगा तो उस पैसे के बदले में हमें कुछ जरूर देगा, और जो पैसा हमें दिया वो मेरा इनकम हो गया, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये मत कहिए कि सर अगर आपने 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख रुपया रख करके 5,000 दे दिया आपको, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। वो 1 लाख रुपया तो भाई मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम ऐसे क्यों दे देंगे उसको, बड़े मेहनत से मैंने बचा कर रखा था भाई, ठीक है। तो अगर हम उसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि भाई ले जाओ तुम अपना काम निकाल लो, तो ऐसे कंडीशन में उसके बदले में उससे हम कुछ लेंगे ना, तो जो लेंगे अमाउंट, मान लीजिए 5,000 लिए, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट उस पैसे पर जो हमने उधार दिया। किस लिए, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, सीधी सी बात है। तो जो अमाउंट होगा यहां हम लिख लेंगे। इस तरह से जो इनकम मिलेगा कैपिटल पर, उस डोमेस्टिक ट्रेडर में कितना है लिख लिया, वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा अब तक 3 फैक्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। कौन, लेबर, ओके, लैंड और कैपिटल। अब आती है चौथा कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप है। भाई एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानते हैं कौन होता है, और सीधी सी बात है उसका काम क्या है, बाकी के फैक्टर्स को परचेज करना, हायर करना और उनको काम पर लगाना, ताकि उससे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके। तो भैया इसमें रिस्क तो बहुत है। पहले तो ये काम भी कठिन है, जुगाड़ करके कहां फैक्टर से वहां से मंगाना, ठीक है। माने मंगा लिया, और मंगाने के बाद उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करके तब उनको एम्प्लॉय करेंगे। एम्प्लॉय करने के बाद क्या गारंटी है कि उससे हम गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद बाजार में बेचे, और बेचने के बाद प्रॉफिट मिले या न मिले, तो रिस्क है ना। तो इसके बदले में उसे कुछ मिलना चाहिए। किसके बदले में, रिस्क बियर करने के बदले में, ठीक है ना। ये जोखिम वो मोल ले रहा है, ये खतरा है उसके साथ, तो उस खतरे के बदले में उसे चाहिए, तो वो जो प्राप्त करेगा उसका इनकम होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट के भी 3 हिस्से हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ही प्रोड्यूसर हूं, फैक्टर्स का मैं ही ऑर्गेनाइजर हूं, मैं ही एंटरप्रेन्योर। अब ऐसे कंडीशन में सभी फैक्टर्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया, हायर करने के बाद, परचेज करने के बाद हमने प्रोडक्शन में लगा दिया। मान लीजिए लगाने के बाद उसके बदले में मुझे कुछ मिला, जो मिला हमारा प्रॉफिट हो गया। तो भैया जो प्रॉफिट हो गया, तो सबसे पहला मेरा काम होता है नियम के हिसाब से कि अगर मेरा हिस्से में जो मेरा इनकम प्राप्त हुआ रिस्क लेने के बदले में, मान लीजिए कि 100 रुपया मुझे मिला, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं और मैथमेटिकली पाई से इंडिकेट भी करते हैं। तब 100 रुपए में से एक हिस्सा गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा, जिसे हम टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने इसमें से 10 रुपया दे दिया, क्या, टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को। उस टैक्स का जो नाम होता है ना, उसे कहते हैं
कारपोरेट टैक्स या कारपोरेशन टैक्स या कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं, सीधी सी बात है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो उसी में से 10 रुपये हमने दे दिया टैक्स के रूप में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए जो कंपनी है या उसमें जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक आदमी ना होकर के कई उसमें लगे हुए हैं और उसमें सबका शेयर है। मान लीजिए कि 10 लोगों का शेयर है सपोज, तो भैया 10 लोग उसके मालिक हो गए। अब 10 लोगों को भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए ना, जितना हो उसमें से 10 को मिलना चाहिए। तब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि एक हिस्सा निकाल करके 10 के बीच में बांट दिया गया। मान लीजिए कि उसमें से 50 रुपये निकाल लिया और 10 के बीच में बांट दिया, तो बराबर बराबर मान लीजिए हिस्सा है तो बराबर सपोज दे दिया, ठीक है, 5-5 रुपए दे दिया। तो उसमें से 50 रुपया उनके बीच में बांट दिया। किनके बीच में? जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, यानी उस कंपनी में जितने भी लोग हैं शामिल उनके बीच में बांट दिया, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो उन्होंने जो इनकम प्राप्त किया, भले ही 5-5 रुपया प्राप्त किया, उसको हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। साथ साथ डेफिनेशन भी आप पढ़ते चलें, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब बताइए कितना बचा? 100 में से 40 रुपया बचा। अब 100 में से जो 40 रुपया बचा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। रिस्क का मतलब तो है ही इसमें, ठीक है ना, कि जब भी आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन करें या सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में बहुत अप डाउन होता है। कभी सेल हुआ, कभी प्राइस कम बेसी हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे में इमरजेंसी हो सकती है। अब ऐसे मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आई और आपके पास फंड की कमी पड़ गई और उतना पैसा नहीं रहा, क्या कंपनी बंद कर देंगे? क्या गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे? नहीं। तब ऐसे के लिए पहले ही से, क्योंकि आप तो साहसी है ना, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप सोच के चलेंगे ना कि भविष्य में अगर इस ढंग की कोई इमरजेंसी आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। तब इस 100 रुपए में से 40 रुपया कंपनी अपने पास रख ले, किसी को बांटी नहीं, ताकि भविष्य में अगर इस ढंग की घटनाएं आए और उस बिजनेस को, उस प्रोडक्शन को संभालने में दिक्कत आए, इस पैसे का इस्तेमाल करके हम संभल जाएंगे। तो ये किसी को बांटा नहीं, इसीलिए इस 40 रुपए को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि हिस्सा प्रॉफिट का ही है ना, जो बांटा नहीं गया उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इसी को रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, और इसी को सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं। तीनों नाम इसी का ही है। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि प्रॉफिट 100 रुपया दिया हुआ है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, प्रॉफिट 100 रुपया दिया हुआ है और प्रॉफिट के तीनों हिस्से हैं, और आपके क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट के साथ साथ दे दिया ये भी कारपोरेशन टैक्स 10 रुपया, डिविडेंड 50 रुपया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 40 रुपया। तो एकदम आप समझ जाएंगे कि जब या ऑलरेडी इनका सब पार्ट यहां दिया और मिला करके 100 रुपया, तो इनको लिखने की क्या मतलब है? नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। कैसा? पार्ट ऑफ डबल काउंटिंग। चलिए ये हो गया। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग डोमेस्टिक इनकम की गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो भैया एक तो पता चल गया कि किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत 4 ही फैक्टर्स होते हैं। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आगे तो फैक्टर्स होता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम तो इनकम प्राप्त कर लिए। नहीं, कुछ ऐसी भी यूनिट होता है जिसका पता करना बहुत कठिन होता है कि वो इनकम चारों फैक्टर्स में से किसका है। जैसे छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, मान के चलिए कि कोई डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल लिया और अभी बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बना, ठीक है, तो क्लिनिक का यानी जो शटर है उसको उठा करके झाड़ू भी अपने ही लगा रहा है, सब साफ सफाई अपने में कर रहा है, हो गया। उसके बाद तब आला उला लगा के बैठ गया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये हो गया।
और कोई है नहीं, और पेशेंट को देखो करके फिर शटर गिराया फिर चला गया। अब मान लीजिए, और उसकी इनकम का आपको पता करना होगा। पहले बताइए वो है कौन? वो तो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है कि उसको लोग कंपनसेट करेंगे। तो अपने काम का लेबरर भी वही है, उस बिल्डिंग का मालिक भी वही है, और साथ साथ जो भी उसमें फैक्टर्स सबका ऑर्गेनाइजर भी वही है, यानी चारों फैक्टर्स का मालिक वही है। अब ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि अगर उसको 50 रुपया मिला तो किस में जोड़ेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जोड़ेंगे, कितना रेंट एंड रॉयल्टी में जोड़ेंगे, कितना इंटरेस्ट में, कितना प्रॉफिट में? क्या है, आप उसके इनकम को अलग अलग हिस्से में बता सकते हैं क्या? नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए ऐसे जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं या छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, बस में आ गया, उनके इनकम का एक अलग नाम दिया गया है, ये चारों फैक्टर से बाहर है। यानी ऐसे कोई काम जिसमें से एक से अधिक फैक्टर्स उसमें हैं जरूर, लेकिन उनकी इनकम को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 3 4 एक ही में है। अब एक दुकानदार है, अब ऐसे कंडीशन में अपना दुकान खोला है, तो भाई दुकानदार वही भी है, वही है, दुकान में जो सामान वगैरह वगैरह सब कुछ वही है, कैपिटल सब कुछ वही है, बिल्डिंग का मालिक वही है। कैसे पता करेंगे? अब पान वाला जोड़ते रहिए, गुमटी का मालिक वही है, पान खरीद के लाता है, या पान का जो सामान है वो भी वही खरीद के लाता है, पान भी वही लगाता है। अब कैसे आप अलग करेंगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में उसका कितना हिस्सा है, रेंट रॉयल्टी में कितना हिस्सा है, इंटरेस्ट में कितना है, प्रॉफिट में क्या? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे जो व्यापारी होते हैं या ऐसे प्रोडक्टिव सर्विसेज में जो लगे रहती हैं, उनको हम अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कहते हैं। और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे वकील, ऐसे डॉक्टर को हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, ऐसे लोगों को। तो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, चाहे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स के हों, जिसमें से एक से अधिक फैक्टर्स एक ही के अंदर हो और उनकी इनकम को हम अलग न कर सकें क्योंकि सब मिले हुए हैं, तो ऐसे इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ऐसे इनकम को मिक्स इनकम कहते हैं। और अब जो छूटा हुआ भाग था जोड़ दिया, यानी आपको 5वां कंपोनेंट मिल गया। अब उनको हम यहां लिख लेंगे। इस ढंग से हमको इनकम मेथड से 5 कंपोनेंट का पता चल गया। ठीक है, 5 कंपोनेंट का पता चल गया। 5 कंपोनेंट का जो भी वैल्यू होगा उसको हम जोड़ देंगे। मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मान लीजिए 1000 रुपया है, हमने 1000 रुपया यहां लिख दिया, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब कंपनसेशन एम्प्लॉइज 1000 रुपया लिख दिया हमने, ठीक है ना। प्रॉब्लम आ गया कि फिर आपको वेज एंड सैलरी इन कैश भी दिया हुआ है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि नियम के अनुसार अब इस ढंग से लिखेंगे, तब इसी ढंग से आप लिखिएगा, अपने आप गलती जो आइटम होगा ना हट जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी छटनी में। लिख लिया तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके हिस्से की लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक साथ दिया हुआ हमने लिख लिया। तो वैल्यू अगर दिया भी है यहां पर तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए वेज एंड सैलरी इन कैश दिया हुआ है, कितना? ये दिया हुआ है 500 रुपीज। अब बताइए क्या आप ये लिखेंगे? यहां पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें है। अब लिखते हैं तो फॉल्ट डबल काउंटिंग, मतलब क्या? एक ही चीज को 2 बार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, देखिए ये 5 रुपया है हमारे पॉकेट में, हमसे पूछे सर आपके पास कितना पैसा है, मैंने पॉकेट से निकाला 5 रुपया दिखा दिया, चलिए ठीक है। अब इसी 5 रुपये को उठा के मैंने इस पॉकेट में डाल दिया नीचे वाले में। फिर आपने देखा सर इसमें भी 5 रुपया है, तो आपने जोड़ लिया 5 5 10, जबकि हमारा यही 5 रुपया है,
मेरे पास शरीर में इस 5 रुपए को रखने की जो भी जगह है, 2 जगह हमने रखा तो क्या 10 रुपया हो गया? नहीं, ये 5 का 5 ही रहेगा। इसी तरह से इस 1000 को आपने लिख लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को, तो ये वेज इंसलिन केस का 500 रुपए लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो 2 बार गिनती हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से रेंट एंड रॉयल्टी है, स्पष्ट है, रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है, रेंट भी है रॉयल्टी भी है, दोनों को जोड़ करके और दोनों की वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया। मान लीजिए 500 रुपीज, रेंट का अलग है तो खाली रेंट ही लिखेंगे, रॉयल्टी का अलग है रॉयल्टी लिखेंगे, दोनों है तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, सीधी सी बात है। तीसरा इंटरेस्ट, साफ साफ इसी रूप में देगा जैसे हमने समझाया है, ठीक है, उसी फॉर्म में देगा। डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया तो उसकी वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया कि भाई डायरेक्ट इंटरेस्ट है कितना, 1000 रुपया, आपने लिख दिया यहां पर 1000 रुपया, ठीक है। अब चौथा है आपका क्या, प्रॉफिट, ठीक है, चौथा प्रॉफिट है। अब मान लीजिए प्रॉफिट है, यहां लिख दिया क्या, 1500 रुपया प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट 1500 रुपया आपने लिख दिया, फिर भी दिया है क्या, कारपोरेशन टैक्स दिया है, डिविडेंड दिया है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, या तीनों में से कोई दिया है, तीनों दिया है, तो क्या इसको लिखने की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं एकदम। इसका मतलब क्या, क्योंकि ऑलरेडी तीनों मिला के यहां लिखा हुआ है तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मिक्स इनकम, चाहे जो भी, जैसे भी मैंने बताया मिक्स इनकम का कोई भी फॉर्म दिया है, डायरेक्ट मिक्स इनकम दिया है तो आपने यहां पर लिख दिया मिक्स इनकम, आपने मिक्स इनकम यहां पर लिख दिया 1000 रुपया, ठीक है ना। कभी कभी आपका मिक्स इनकम नहीं दिया रहता है तो चिंता मत करिए, इसका मतलब क्या कि उस कंट्री में मिक्स इनकम नहीं है, केवल 4 ही फैक्टर्स हैं, तो 4 ही फैक्टर को जोड़ेंगे, और मिक्स इनकम दिया है तो उसको भी जोड़ेंगे। तो इन पांचों फैक्टर्स को जोड़ने के बाद जब आप यहां जोड़ देते हैं पांचों फैक्टर्स को, ठीक है ना, पांचों फैक्टर को जोड़िए, देखिए ये हो गया 1000, 500, 1500, 1000, 2500 हो गया, फिर 1500, 4000 हो गया, और फिर ये 1000 कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। तो एनडीपीटीएफसी आपको प्राप्त हो गया कितना, एनडीपीटीएफसी यहां लिख दिया सामने कितना, 5000 रुपया हो गया। तो आपने यहां पर 5000 रुपया, ये 5000 क्या है, डोमेस्टिक इनकम आपने लिख दिया। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, कभी कभी प्रॉपर्टी, अब देखिए कभी कभी जो प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ गया, इन दोनों को और ये तीसरे को मिला देता है, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा यानी लैंड और कैपिटल को प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना, और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो दोनों को इनकम को एक साथ कभी कभी दिया रहता है, और दोनों की इनकम को एक साथ अगर दिया रहता है तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। यदि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है मतलब क्या, उसमें रेंट रॉयल्टी भी है, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, और इसके बाद भी इसमें से कुछ भी दिया है, तो आप बताइए क्या करेंगे, केवल ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ेंगे, बाकी को कुछ नहीं करेंगे। यही तरीका होता है, और इस ढंग से हम इसका यहां पर वैल्यू लिखेंगे। समझ गए, फिर से एक बार आते हैं कि ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा आइटम है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है ना। तो लैंड और कैपिटल इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो दोनों की इनकम को जोड़ेगा तो 3 आपके फैक्टर्स हो जाएंगे ना, ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये तीनों फैक्टर को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, तो आप इनकी वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं, इनकी जगह पर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लिखेंगे, और फिर इनको अगर लिखते हैं तो फाल्ट ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है। तो हमें प्राप्त हो गया क्या, डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो गया। अब इतना तो पता चल गया ना क्या, कि 8 इनकम एग्रीगेट में से हमें इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम प्राप्त होगा सबसे पहला। तो ऐसी कंडीशन में 8 में से अगर पहला प्राप्त हो गया तो बाकी के 7 अपने आप हम प्राप्त कर लेंगे।
फिर से एक बार देख लीजिए कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला, आपको मिला एनडीपी एट एफसी भाई, और इस चूंकि डोमेस्टिक इनकम मिल गया है, डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट 4 होते हैं, तो पहले इनसे ही निपट लेते हैं। तो पहला आपने प्राप्त कर लिया है एनडीपी एट एफसी, तो हाथ लगे अगर इसमें आप एनआईटी जोड़ दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल आप देख चुके हैं, तो फैक्टर कास्ट में यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं तो दूसरा मिल जाएगा आपको क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भैया मिल जाएगा। तो 4 में से दोनों नेट आपने निकाल लिए, आपने एक निकाला, दूसरा उसका हेल्प लिया, निकाल लिया आपको। तो इनका दोनों का ग्रास ही निकाल लेते हैं। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट है भैया, तो पक्का है नेट से ग्रास तक जाने की दूरी क्या है, डिप्रिसिएशन है। तो प्लस आप डिप्रिसिएशन जैसे ही करेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, और यहां भी प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन तो क्या हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया आपका। चारों आपका डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो गया, इस डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट, इस डोमेस्टिक इनकम से। अब इन चारों डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट से हम कहां पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम एग्रीगेट में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट मिला है, दूसरा क्या मिला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिला है, तीसरा क्या मिला है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट मिला है, और चौथा क्या मिला है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चारों डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट आपको मिल चुका है, आपने कैलकुलेट कर लिया है। और ऐसे में आप नेशनल तक जाना चाहते हैं तो इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भैया 4 आपको नेशनल मिल जाएगा, 4 आपको नेशनल मिल जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो ये जितने बीच में डी 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 है ना, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से आप बहुत बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे। अब देखिए कैसे हो जाते हैं बेहतर पोजीशन में, तो अब डी 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 हटाते हैं और कुछ नहीं हटाना है, क्यों, क्योंकि बीच वाला हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आ गया है ना, अब इसकी एंट्री हो गई है। इसका रूल क्या होता है, डी को सीधे भगा के एन डाल देता है, बस डाल देते हैं एन, तब यहां पहला हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया, यहां आपका हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा, और अंत में हो जाएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा क्या कि कैसे हम इनकम मेथड से सबसे पहले 8 में से डोमेस्टिक इनकम प्राप्त करते हैं, और इसके बाद कुछ भी कहता है कैलकुलेट करने के लिए आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज बस इतना ही, और इसको आप फोकस करिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।